नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, जैसा यूरोप आज आप देख रहे हैं, ऐसा यूरोप पहले नहीं था। और ऐसा यूरोप कैसे बना, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो सन 1789 से पहले फ्रांस में कोई क्रांति नहीं हुई थी। इससे पहले फ्रांस पर केवल राजाओं का शासन था। राजा का बेटा राजा बनता था। इस तरह से राजाओं का शासन चलता था। जनता के पास कोई पावर, कोई शक्ति नहीं थी। जैसा राजा कहता था, जनता को वैसा ही करना पड़ता था। फ्रांस की क्रांति के समय जो राजा था वो लुई 16वां था, जो कि एक निरंकुशवादी शासक था। लुई 16वां ने फ्रांस के पूरे जनता को 3 वर्गों में बांट दिया था: कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और आम जनता। लुई 16वां का कहना था कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग टैक्स नहीं देगा, क्योंकि जो कुलीन वर्ग थे वो राजाओं के सैनिक थे और अमीर भी थे, इसीलिए वो टैक्स नहीं देगा। और जो पादरी वर्ग थे वो चर्च में पूजा करते थे, उनसे टैक्स लेना पाप है, इसीलिए पादरी भी टैक्स नहीं देगा। अब जो आम जनता था, जिसमें गरीब मजदूर किसान आते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। जब लुई 16वां के पास पैसों की कमी हो जाती थी, तब आम जनता को और भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिससे फ्रांस की पूरी जनता परेशान हो चुकी थी और जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। लुई 16वां से परेशान होकर जनता ने 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति शुरू कर दी। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो लुई 16वां को हार मानना पड़ा और फ्रांस की जनता की जीत हुई। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कुछ बदलाव देखने को मिले, जैसे कि पहले जो पावर राजाओं के पास था वो अब जनता के पास है। दूसरा, अपना देश अपने लोग, मतलब कि यह देश हमारा है और हम इस देश के नागरिक हैं। तीसरा, राजाओं के वक्त एक स्टेट जनरल हुआ करता था, जहाँ राजा लोगों की सिर्फ सुनता था। अब वहां पर लोगों को रखा गया और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया, जहां जनता जो बोलेगी वो करना पड़ेगा। और चौथा, फ्रांस के लिए 3 रंग का झंडा बनाया गया। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया और नया राष्ट्रीय गान बनाया गया। कस्में वादे खाए गए अपने देश के नाम पर। अब एक फ्रांसीसी क्रांति के कारण लोगों को आज़ादी मिल चुका था, लेकिन इस आज़ादी को वो अपने बाप का माल समझकर जो मन चाहे वो कर रहे थे। राजा हट चुका था, अब देश को कौन चलाएगा, इस बात को लेकर सब आपस में लड़ मर रहे थे। पूरा फ्रांस आग में जल रहा था। तभी उसी समय फ्रांस में एक हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। पांडे पांडे जी का बेटा फ्रांस में क्या कर रहा है? अरे भैया, वो नेपोलियन बोनापार्ट है। ओह, नेपोलियन बोनापार्ट है। अच्छा, मेरी गलती है, सॉरी। तो अब ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन है? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था और यह फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। नेपोलियन ने 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी में प्रवेश किया और 18 मई 1804 ईस्वी को वह फ्रांस का राजा बन गया। राजा बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर ऐसे ऐसे बदलाव किए कि पूरे यूरोप में फ्रांस का अलग ही दबदबा था। नेपोलियन ने अपना एक कानून बनाया, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपोलियन ने क्या कानून बनाया था, उसे देखते हैं। पहला, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया गया। पहले ये होता था कि जो राजा के खास होते थे उसे अधिकार दिया जाता था, लेकिन आम जनता को नहीं। लेकिन अब ये चीज़ हट चुका था। दूसरा, अगर किसी के पास पैसा हो तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है और उससे वो प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। तीसरा, यातायात के साधन और संचार व्यवस्था को सस्ता कर दिया गया, जिससे व्यापार और तेजी से बढ़े। चौथा, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। पहले ये होता था कि जो जमींदार होते थे वो किसान से काम करवा लेते थे और किसानों को बहुत कम पैसा देते थे और सारा पैसा खुद ही रख लेते थे, लेकिन अब वो चीज़ हट चुका था। और पांचवा, विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया। नेपोलियन के इस बदलाव से लोग इतना ज़्यादा खुश हुए कि लोगों ने नेपोलियन को अपना मसीहा मान लिया। फ्रांस तो छोड़ो, फ्रांस के आसपास के जितने भी देश थे वो सब नेपोलियन का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नेपोलियन ही हमें राजाओं के सिस्टम से आज़ाद करवा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेपोलियन जहाँ भी जा रहा था वहाँ से राजाओं का सिस्टम खत्म होता जा रहा था। लेकिन जनता को क्या पता था कि जिस नेपोलियन को वो अपना हीरो समझ रहे हैं, दरअसल वो एक विलेन है। देखो यार, दुनिया में हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। नेपोलियन के अंदर भी कुछ ना कुछ खामियां थी। तुम कह सकते हो कि नेपोलियन थोड़ा बहुत सन की इंसान था। वो आम लोगों के लिए मसीहा था, पर उनके खिलाफ जो बोलता था उसे कुछ न कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो नेपोलियन के अंदर क्या क्या खामियां थी उसे देखते हैं। पहला, राजनीतिक आज़ादी ना के बराबर थी, मतलब कि कोई नेपोलियन के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है। दूसरा, नेपोलियन ने टैक्स को बढ़ा दिया।
क्योंकि नेपोलियन ने यह सोच लिया था कि मैं अपने देश को विकसित करके रहूंगा। और ये बात तुम्हें भी पता है कि देश चलाने के लिए क्या चाहिए, टैक्स। इसके बिना देश चलेगा नहीं। और तीसरा, नेपोलियन लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहा था, क्योंकि नेपोलियन पूरे यूरोप को राजाओं के सिस्टम से आज़ाद करवाना चाहता था। लेकिन अगर तुम नेपोलियन की खामियों को हटा दो तो नेपोलियन पूरे फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए बहुत अच्छा लीडर था, और नेपोलियन के पास बहुत ज़्यादा पावर भी था। लेकिन देखो यार, किसी के पास कितना भी पावर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो पावर खत्म होता ही है। 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध लड़ा गया, जो नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थी। ये युद्ध नेपोलियन हार जाता है और नेपोलियन को कैदी बनाकर सेंट हेलेना नाम के एक टापू पर भेज दिया जाता है, जहां 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। अब देखो, नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार गया था तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे तुम अपनी भाषा में पंचायत भी कह सकते हो। और इस पंचायत का जो सरपंच था, मतलब कि वियना कांग्रेस की जो मेजबानी कर रहा था, वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसका नाम था मटरनिक। मटर? मम्मी, ये मटर खेत से मेरे किताब में कैसे आ गए? अरे हरामखोर, वो मटर नहीं मेटरनिक है। पढ़ाने पे ध्यान दे ले चुपचाप। ओह, मेटरनिक है। सॉरी मम्मी, सॉरी। तो अब ये मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था और एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। मेटरनिक का कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिक काल कहा जाता है। मेटरनिक का मूल मंत्र परिवर्तन में बाधा पहुंचाना था। जैसे कि पहला, यूरोप में कोई बदलाव न हो, क्योंकि मेटरनिक चाहता था जैसा यूरोप अभी है वैसा यूरोप बाद में भी रहे, इसीलिए यूरोप में विकास करना बंद कर दिया। दूसरा, सभी जगह पर पुरानी व्यवस्था को ही लागू करना। पुरानी व्यवस्था मतलब नेपोलियन के आने से पहले यूरोप में जैसी व्यवस्था थी, मेटरनिक वैसी ही व्यवस्था चाहता था, क्योंकि नेपोलियन ने पुरानी व्यवस्था को बदल दिया था। तीसरा, शासन तो करो लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव या विकास नहीं होने दो, क्योंकि मेटरनिक का कहना था कि जैसा यूरोप अभी है वैसा यूरोप बाद में भी रहेगा। चौथा, प्रेस पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि मेटरनिक चाहता था कि यूरोप के बारे में कोई कुछ नहीं छापे। पांचवा, नुक्कड़ नाटक, भाषण, सामाजिक सभा पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि मेटरनिक का कहना था कि अगर ये सब होगा तो जनता इससे प्रभावित होकर हमारे खिलाफ आंदोलन कर सकती है, इसीलिए इन सब पर पाबंदी लगा दी। और छठा, स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया गया, क्योंकि मेटरनिक का कहना था कि बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने के बजाय पूरा दिन इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं। मम्मा, मेरा मतलब कहना है कि मेटरनिक का कहना था कि बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं या उनके खिलाफ किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखो यार, जो वियना सम्मेलन हुआ था उसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया शामिल थी। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि नेपोलियन ने यूरोप में जितने भी कानून व्यवस्था लाया था उन सबको हटाकर पुरानी व्यवस्था लागू करना था। तो देखो यार, नेपोलियन ने विकास आंदोलन चलाया था जिससे यूरोप में बहुत विकास हुआ था, लेकिन वियना सम्मेलन ने विकास आंदोलन को खत्म कर दिया और कहा गया कि यूरोप में जैसी स्थिति है वैसी ही रहनी चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, वियना सम्मेलन में कुछ फैसले लिए गए थे, तो अब हम उनको देखते हैं। तो पहला, नेपोलियन ने जितने भी राज्य और जितने भी जमीन को जीत लिया था उसे वापस करने को कहा गया। दूसरा, इटली को छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया गया। तीसरा, फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया गया। और चौथा, बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई और लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया गया। अब ये लुई 18वां कौन है? तो लुई 18वां लुई 16वां का भाई था और वियना सम्मेलन के बाद सन 1815 ईस्वी को लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। लुई 18वां अपने भाई लुई 16वां से अच्छा राजा था। उन्होंने फ्रांस की परिस्थितियों को समझा और फ्रांस में स्थिरता को बनाए रखा। लेकिन लुई 18वां के राजा बनने के ठीक 9 साल बाद 1824 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो, एक बार फिर से फ्रांस में कोई राजा नहीं था। पूरे फ्रांस की जनता यही सोच रही थी कि अब देश को कौन चलाएगा। तभी उसी समय बुर्बो राजवंश का ही एक आदमी राजा बना, जो लुई 18वां का भाई था और उसका नाम था चार्ल्स दशम। जब चार्ल्स दशम राजा बना तो उसने भी कुछ नियम कानून बनाए, जैसे कि पहला, चर्च शक्ति को बढ़ा दिया, मतलब कि जो पादरी था उसको कुछ ज़्यादा ही अधिकार दे दिया गया। दूसरा, मताधिकार को सीमित कर दिया गया, मतलब कि जो आम जनता है वो वोट नहीं दे सकता है। अगर कोई वोट देगा तो वो है सामंती लोग। सामंती लोग यानी कि ज़्यादा पैसे वाले लोग और जमींदार। और तीसरा, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया,
तो अब ये पोलिगनेक कौन है? तो पोलिगनेक भी एक प्रतिक्रियावादी इंसान था। तुम कह सकते हो कि ये भी मेटरनिक की तरह ही था, क्योंकि इनसे भी जनता की खुशी देखी नहीं जाती थी। ये भी जनता के लिए कुछ काम नहीं करते थे। अब देखो, पोलिगनेक के प्रधानमंत्री बनने से पहले फ्रांस में लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर देखो, कोई भी कितना भी अच्छा इंसान क्यों न हो, उनसे एक न एक गलती हो ही जाती है। चार्ल्स दशम की भी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि जनता अपनी वोटिंग से किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। पोलिगनेक के प्रधानमंत्री बनने के बाद फ्रांस में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन बात उस समय बिगड़ गई जब पोलिगनेक ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 नियम बनाया। उन चारों नियमों में सबसे बड़ा नियम ये था कि वोटिंग सिर्फ 30% लोग ही कर सकते हैं, 70% लोग वोटिंग नहीं करेंगे, और वोटिंग सिर्फ पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं। ये बात सुनते ही फ्रांस की पूरी जनता 26 जुलाई 1830 ईस्वी को सड़क पर आ गई और आंदोलन शुरू कर दिया। और ये आंदोलन 3 दिनों तक चला था और आंदोलन फ्रांस की जनता जीत जाती है। अब देखो, फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई, जिसे तुम जुलाई 1830 की क्रांति भी कह सकते हो, और इसे फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन भी कहा जाता है। अब जब ये आंदोलन फ्रांस की जनता जीत जाती है, तो 31 जुलाई को चार्ल्स दशम फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है, और इस तरह से बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो जाती है और फ्रांस में अब संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि फ्रांस पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है, वहाँ पर अभी भी राजा है। लेकिन जुलाई 1830 की क्रांति के बाद जो भी राजा बनता था वो जनता के लिए सोचता था, जनता के लिए काम करता था। अब देखो, 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स दशम फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया था, तो फ्रांस को चलाने वाला कोई नहीं था। अब फिर वही बात, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। ये मैं अपनी सच्चाई तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ? अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो इधर। हाँ, तो अब फिर से वही बात, जो गरीब हो। अरे मेरा कहने का मतलब ये था कि अब फिर से वही बात आ गई कि फ्रांस को कौन चलाएगा। तुम इसे इस बात से भी समझ सकते हो कि तुम्हारे पूरे परिवार को चलाने के लिए एक गार्जियन होगा, जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा या तुम्हारे दादाजी। ठीक उसी तरह से समझो, अब फ्रांस में कोई राजा नहीं था, तो फ्रांस को कौन चलाएगा? तो इस बार जनता की सहमति से लुई फिलिप को राजा बनाया गया। तो अब ये लुई फिलिप कौन था? तो लुई फिलिप एक महत्वाकांक्षी राजा था जो आर्लेयंस वंश का था। लुई फिलिप ने अपने शासन काल में फ्रांस के जनता को 2 वर्गों में बांट दिया था, पैसे वाले लोग और मजदूर। जो पैसे वाले लोग थे उसमें जमींदार और फैक्ट्री के मालिक आते थे, और जो मजदूर थे उसमें गरीब किसान मजदूर आते थे, जो जमींदार के खेत में और फैक्ट्री में काम करते थे। जो जमींदार और फैक्ट्री के मालिक थे वो मजदूरों को 8 घंटा काम करवाने के बजाय 14 घंटा काम करवाते थे, और जब कोई मजदूर बीमार पड़ जाता था तो उसको काम से निकाल दिया जाता था। और जो लुई फिलिप था, जिसे जनता ने अपनी सहमति से राजा बनाया था, वो लुई फिलिप अब जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा था। तुम कह सकते हो कि लुई फिलिप राजा के वेश में एक विलन था। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब लुई फिलिप को जनता ने राजा बनाया था तो वह मजदूरों के लिए क्यों नहीं सोच रहा था? तो लुई फिलिप मजदूरों के लिए इसलिए नहीं सोच रहा था क्योंकि जो अमीर लोग थे, जैसे कि जमींदार और फैक्ट्री के मालिक, वो राजा को बहुत ज़्यादा टैक्स देते थे। जो लुई फिलिप था उसको जनता ने अपनी भलाई के लिए राजा बनाया था, पर नहीं, लुई फिलिप को चाहिए था पैसा, क्योंकि उनको सिर्फ पैसों से मतलब था। अब देखो, फ्रांस में इतना कुछ होने के बाद भी जनता जैसे तैसे जी रही थी। लेकिन बात उस समय बिगड़ गई जब लुई फिलिप ने गीजो नाम के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। जो गीजो था वो भी मेटरनिक के तरह ही निरंकुशवादी इंसान था। गीजो ने भी मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, और उसने अपना पूरा समर्थन पूंजीपतियों को दिया, क्योंकि गीजो को भी सिर्फ पैसों से मतलब था। अब मजदूरों के मन में लुई फिलिप के खिलाफ विरोध आने लगा। फ्रांस में इतना कुछ होने के बाद बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी आ गई। तो देखो, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थेथर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों को बुलाया गया, और लुई फिलिप को गद्दी से हटाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। और ये आंदोलन 2 दिनों तक चला था। 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है, और इस क्रांति को ही 1848 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। अब देखो, एक बार फिर से फ्रांस में कोई राजा नहीं था, तो इस बार जनता ने लुई नेपोलियन को राजा बनाया। और लुई नेपोलियन एक ऐसा राजा था जिसने फ्रांस पर सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया था। लुई नेपोलियन ने 1848 ईस्वी से लेकर 1871 ईस्वी तक फ्रांस पर शासन किया। तो देखो यार, ये तो थी फ्रांस की कहानी जो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
अब हमें इस चैप्टर में 3 और टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि है यूनान में स्वतंत्रता की कहानी, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनान में स्वतंत्रता की कहानी को। तो यूनान एक प्राचीन देश है जिसका नाम बदलकर ग्रीस रख दिया गया है। यूनान एक ऐसा देश है जहाँ से सभ्यता का विकास हुआ था। यूनान का जो राजा था वो भोगविलासी राजा था। भोगविलासी राजा मतलब खाया पिया ऐश मौज करा, दरबार में 5 लड़कियां नाच रही है, ना कोई काम धंधा करना। तो यूनान का ऐसा राजा था। लेकिन तुर्की ने यूनान पर हमला करके यूनान को अपना गुलाम बना लिया। अब यूनान तुर्की से आज़ाद होना चाहता था। तो यूनान ने एक गुप्त संस्था बनाई जिसका नाम था हिटोरिया फिलाइड। अब देखो, तुर्की और यूनान के बीच युद्ध होता गया, लेकिन तुर्की ने अभी भी यूनान को गुलाम बना रखा था। बात उस समय बिगड़ गई जब इंग्लैंड के एक कवि की हत्या यूनान में हो जाती है। उस कवि का नाम था लॉर्ड वायरन। जब लॉर्ड वायरन की हत्या हुई तो आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब तुर्की धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा, जिस कारण से तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। 1827 ईस्वी में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ने मिलकर तुर्की पर दबाव बनाया कि यूनान को आज़ाद कर दो। ठीक 2 साल बाद 1829 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे एड्रियानो पूल की संधि कहा जाता है। इस संधि में कहा गया कि जल्दी से जल्दी यूनान को आज़ाद कर दो। और ठीक 3 साल बाद 1832 ईस्वी को एक संधि हुआ जिसे कुस्तुनतुनिया की संधि कहा जाता है, और इस संधि के बाद यूनान को आज़ाद कर दिया गया। तो अब हम समझते हैं इटली के एकीकरण को। तो वियना सम्मेलन के बाद मेटरनिक ने इटली को छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया था, जिससे जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी थी। उसी समय इटली में 3 लोगों की एंट्री होती है, मेजनी, गैरीवाल्डी और काउंट काबूर। तो सबसे पहले हम मेजनी के बारे में जानते हैं। तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। मेजनी एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक और दार्शनिक था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। मेजनी ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत कार्बोनरी संगठन से जुड़ के किया था, और ये जो कार्बोनरी संगठन था इसकी स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। मेजनी ने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था और 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की थी, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की थी। मेजनी ने इतना कुछ इसीलिए किया था क्योंकि इटली के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे वो एक साथ मिलकर एक देश बन जाए। तो अब हम गैरीवाल्डी के बारे में जान लेते हैं। तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीवाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है, क्योंकि जब गैरीवाल्डी युद्ध करता था तो उनकी तलवार बोलती थी। गैरीवाल्डी ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था लाल कुर्ती, जिसमें उन्होंने 10,000 सैनिकों को भर्ती किया और सिसिली और नेपल्स जैसे राज्यों को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। गैरीवाल्डी ने अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र इटली के राजा विक्टर एमेनुएल को दे देता है और खुद एक साधारण किसान की जिंदगी जीने लगता है। तो अब हम काउंट काबूर के बारे में जान लेते हैं। तो काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी इंसान था, और वह निरंकुशवाद का सबसे बड़ा विरोधी था। काउंट काबूर ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया, क्योंकि काउंट काबूर को पता था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया है। क्योंकि देखो यार, तुम्हें भी पता है ऑस्ट्रिया में अभी भी मेटरनिक है और मेटरनिक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो मेटरनिक के रहते इटली का एकीकरण तो नहीं होता। 1849 ईस्वी को विक्टर एमेनुएल को सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा बनाया गया। सार्डिनिया पिडमाउंट इटली का सबसे शक्तिशाली जगह था, और 1850 ईस्वी को काउंट काबूर को सार्डिनिया पिडमाउंट का वित्त मंत्री बनाया गया और 1852 ईस्वी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद काउंट काबूर ने सोचा कि इटली का एकीकरण करना है तो मेटरनिक को हराना पड़ेगा। तभी ठीक 1 साल बाद 1853 ईस्वी से 1854 ईस्वी के बीच क्रीमिया और ऑस्ट्रिया में युद्ध हो गया। तो काउंट काबूर ने मेटरनिक को हराने के लिए अपने 15,000 सैनिकों को क्रीमिया की तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया। अब देखो, इस युद्ध में मेटरनिक हारता तो नहीं है, लेकिन मेटरनिक की जो सेना थी वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। काउंट काबूर ने 1858 ईस्वी में फ्रांस के राजा लुई नेपोलियन से समझौता कर लिया और कहा गया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। काउंट काबूर ने 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की शक्तिशाली जगह लोम्बार्डी पर कब्जा करके सार्डिनिया पिडमाउंट में मिला लिया, और ठीक 3 साल बाद 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है और वो इटली का एकीकरण नहीं देख पाते हैं। अब देखो, 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ जिसमें प्रसा और ऑस्ट्रिया लड़ रहा था। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हार जाता है, और 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध होता है जिसमें प्रसा और फ्रांस लड़ रहा था, और इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है। तो विक्टर एमेनुएल ने इस परिस्थिति का फायदा उठाया और रोम, जो पहले फ्रांस में था, उसको इटली में मिला लिया
और रोम को इटली का राजधानी घोषित कर दिया। अब देखो, ऑस्ट्रिया का अंत हो चुका था। अब इटली के एकीकरण में कोई बाधा, कोई अड़चन नहीं थी। तो इस तरह से 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो जाता है। तो अब हम समझते हैं जर्मनी के एकीकरण को। तो जर्मनी पहले 300 छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था, और जब 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था तो मेटरनिक को जर्मन महासंघ का अध्यक्ष बना दिया गया था। जब 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना तो उसने ठीक एक साल बाद 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर बना दिया। चांसलर, जिसे तुम प्रधानमंत्री भी कह सकते हो। तो अब हम बिस्मार्क के बारे में जान लेते हैं। तो बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था, मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग था, क्योंकि वह हर काम दिमाग से सोच समझकर करता था। बिस्मार्क का कहना था कि अगर हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में सोचते ही रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें एक सेना बनानी पड़ेगी और युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई और उसने एक सेना का संगठन किया। बिस्मार्क ने 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर हमला कर दिया और डेनमार्क के 2 राज्यों स्लेस्विंग और होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया। अब देखो, ये बात बिस्मार्क और पूरे जर्मनी को पता था कि जब तक मेटरनिक जिंदा है तब तक जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। तो इसलिए बिस्मार्क ने 1865 ईस्वी में फ्रांस और इटली से संधि कर लिया और बिस्मार्क ने फ्रांस से कहा कि अगर हम ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करेंगे तो आप बीच में मत आना। और बिस्मार्क ने इटली को कहा कि अगर हम ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करेंगे तो आप अपनी सेना हमें देंगे। तो इस बात के लिए इटली मान जाता है, क्योंकि देखो यार, तुम्हें भी पता है ऑस्ट्रिया ने इटली, जर्मनी, फ्रांस सबका जीना हराम कर दिया था। 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ, जिसमें प्रसा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण आसान हो गया था, लेकिन बिस्मार्क ने फ्रांस के 4 दक्षिणी राज्यों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि फ्रांस के जो 4 दक्षिणी राज्य थे वहां पर जर्मन भाषा बोली जाती थी। तो बिस्मार्क ने सोचा कि इसे भी जर्मनी में मिला लेते हैं। जब ये बात लुई नेपोलियन को पता चला तो उसके मुंह से एक ही बात निकली, गद्दारी कर बे। तो देखो यार, जो बिस्मार्क था उसने फ्रांस से दोस्ती कर ली थी ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, लेकिन बिस्मार्क ने फ्रांस के राज्यों पर ही कब्जा कर लिया। ये बात लुई नेपोलियन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने प्रसा के खिलाफ, यानी कि जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में प्रसा के तरफ से इटली की सेना लड़ रही थी, क्योंकि इटली को बिस्मार्क ने लालच दिया था कि युद्ध जीतने के बाद हम तुम्हें एक राज्य दे देंगे। और ये युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था, जिसे सेडोन का युद्ध भी कहा जाता है। और ये युद्ध फ्रांस हार जाता है और 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। इस संधि में रोम इटली को दे दिया गया और प्रसा का नाम बदलकर जर्मनी रख दिया गया। और इस तरह से 10 मई 1871 ईस्वी को इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्लास 10th की ऐसी ही एनिमेशन वाली वीडियो देखने के लिए। और हाँ यार, जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।